सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य, ड्यूटीज ऑफ P1, P2 एंड P3। तो प्रस्तुत है लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में P1, P2 एवं P3 के कार्य कि प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी का कार्य क्या होता है, उन्हें किन किन कार्यों को चुनाव के दिन बूथ पर करना होता है। देखिए, प्रथम मतदान पदाधिकारी अर्थात P1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदाता सूची आपको 4 प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो P1 का कार्य होता है कि मतदाता सूची को चिन्हित करना। इसलिए यहां मैं दर्शाया हूं कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। सर्वप्रथम मतदाता आता है P1 के पास। P1 का कार्य होता है कि अच्छी तरह से मतदाता के द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र से उसका पहचान करना। पहचान पत्र में क्या क्या होता है, तो 12 प्रकार के दस्तावेज होते हैं। मैं कुछ एक की यहां चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले ईपिक, जिसे आप वोटर कार्ड कहते हैं। दूसरा UID या आधार कार्ड। उसके बाद पासपोर्ट, फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक इत्यादि। इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र अथवा इसके अलावे कोई भी सरकारी पहचान पत्र जिस पर मतदाता का फोटो लगा हो और उस पर सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर किया हो, वह मान्य है। अब P1 BLO के द्वारा दिए गए पर्ची से मतदाता के नाम का मिलान करते हुए उसके नाम का उच्चारण ऊंची आवाज में करेंगे। सबसे पहले मतदाता की पहचान करेंगे। ध्यान रहे, मतदाता की पहचान अच्छी तरह से करना है। उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र का अच्छी तरह से मिलान नहीं करते हैं, बगैर मिलान किए आप उसे आगे बढ़ा देते हैं, तो इसी के परिणाम स्वरूप टेंडर वोट होता है। तो यदि आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले P1 का कार्य होता है कि मतदाता की अच्छी तरह से पहचान करना। यदि मतदाता अपने साथ उचित पहचान पत्र नहीं लाया है तो उन्हें आप मतदान की प्रक्रिया से गुजरने न दें, उन्हें आप वापस कर दें। वह अपना पहचान पत्र लेकर आएगा, तभी उसे आप आगे बढ़ने की अनुमति दें। उसके पश्चात मतदाता सूची को निर्देशानुसार चिन्हित करना। P1 का कार्य होता है कि मतदाता सूची को चिन्हित करना। मतदाता सूची को कैसे चिन्हित करेंगे, तो देखिए यहां दर्शाया गया है। मतदाता का नाम है विजेंद्र मंडल, अर्थात मतदाता पुरुष है। तो यदि मतदाता पुरुष हो तो तिरछी लाइन खींचेंगे। ये तिरछी लाइन लाल रंग से।
ठीक है। यदि मतदाता महिला हो तो तिरछी लाइन तो खींचेंगे ही, रेखांकित तो करेंगे ही, इसके साथ ही मतदाता क्रमांक में घेरा लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे। और यदि कहीं मतदाता थर्ड जेंडर हो तो उस परिस्थिति में आप लाइन भी खींचेंगे, तिरछी लाइन, मतदाता क्रमांक को घेरा भी लगाएंगे, उसमें गोल घेरा भी बनाएंगे और घेरा के अंदर आप क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। ये हुआ मतदाता सूची को चिन्हित करने का सही तरीका। पुनः एक बार, यदि मतदाता पुरुष है तो तिरछा लाइन खींचते हुए चिन्हित करेंगे। यदि मतदाता स्त्री है तो तिरछा लाइन के साथ साथ मतदाता क्रमांक में घेरा लगाएंगे। और यदि मतदाता थर्ड जेंडर है तो रेखांकित भी करेंगे, तिरछा गोल घेरा भी लगाएंगे मतदाता क्रमांक में और घेरा के अंदर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो यह हुआ मतदाता सूची को चिन्हित करने का सही तरीका। उसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास भेजना, यह आपका कार्य है। मान लेते हैं कि यदि मतदाता पर आपको किसी प्रकार का संदेह होता है और आप उसका निवारण करने में असमर्थ होते हैं तो आप उस मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी के पास भेज देंगे। यह हुआ P1 का कार्य। अब आइए द्वितीय मतदान पदाधिकारी अर्थात P2 का कर्तव्य। मतदाता रजिस्टर, जिसे कहते हैं प्रपत्र 17 क या 17A, मतदाता रजिस्टर जिसके कहते हैं प्रपत्र 17 क या 17A, तो मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं P2 और मतदाता पर्ची एवं अमिट स्याही के भी प्रभारी होते हैं, क्योंकि मतदाता पर्ची भी जारी करना P2 का कार्य है और अमिट स्याही भी P2 लगाते हैं। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मतदाता रजिस्टर 17A पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा टीप निशान लेना, यह P2 का कार्य है कि मतदाता रजिस्टर पर उनका हस्ताक्षर लेना मतदाता का, और यदि वो हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो टीप निशान लेना। मतदाता रजिस्टर पर मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र एवं उसके अंतिम 4 अंकों को दर्ज करना। आप देखिए मतदाता रजिस्टर 17A, इसमें सबसे पहले होता है क्रम संख्या, सीरियल नंबर। उसके बाद होता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, मतलब मतदाता सूची में मतदाता का क्या क्रमांक है तो वो लिख दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 73 लिखा गया है, दूसरे में 16, तीसरे में 324। उसके बाद मतदाता ने कौन सा पहचान पत्र प्रस्तुत किया उसका नाम लिखना है, ईपिक या यूआईडी। तो आप यदि चाहें तो सब में, चाहे वो ईपिक प्रस्तुत करे, यूआईडी प्रस्तुत करे, पैन कार्ड प्रस्तुत करे, उसका अंतिम 4 अंक आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात मतदाता का आपको हस्ताक्षर लेना है या टीप निशान। ध्यान रहे, मतदाता अपनी ओर से हस्ताक्षर करेगा, आपको मतदाता की ओर रजिस्टर घुमाने की जरूरत नहीं है। यहां भी आप देख पा रहे हैं, देखिए कुछ मतदाता सीधा किया है, कुछ इधर से किया है,
यहां देखिए दीपक मंडल उधर से किया है। तो आपको रजिस्टर मतदाता की ओर घुमाने की जरूरत नहीं है। और अंतिम कॉलम होता है अभ्युक्ति या टिप्पणियां के लिए। तो ये हुआ मतदाता रजिस्टर। मतदाता रजिस्टर को तैयार करना P2 का कार्य होता है। कैसे मतदाता रजिस्टर को तैयार करेंगे आपने देख लिया, समझ लिया। अब देखिए, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स फिंगर, के नाखून एवं त्वचा पर अमिट स्याही, अमिट स्याही जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडेलिबल इंक, लगाना। स्याही कहां लगाएंगे? मतदाता की बाएं हाथ में, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी अंगुली में। आप ऐसे स्याही लगाएंगे कि स्याही नाखून में भी लगे और उसकी चमड़ी पर भी, स्किन पर भी लगे, दोनों में लगना चाहिए। अंगुली में आप स्याही लगाएंगे। उसके बाद आपका कार्य है मतदाता को पर्ची जारी करना। पर्ची पर आपको मतदाता क्रमांक लिखना होता है। आप चाहें तो मतदाता का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं नाम लिखते हैं तो कम से कम आपको मतदाता क्रमांक तो लिखना ही है। आप पर्ची जारी करेंगे। उसके पश्चात मतदाता को तृतीय मतदान पदाधिकारी अर्थात P3 के पास भेजना आपका कार्य है। अब मतदाता जाएगा P3 के पास। मतदाता रजिस्टर आप देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आइए चर्चा करते हैं P3 का कार्य। तृतीय मतदान पदाधिकारी अर्थात P3 का कर्तव्य। तृतीय मतदान पदाधिकारी अर्थात P3 कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। कंट्रोल यूनिट CU के प्रभारी होते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी क्या करेंगे? तृतीय मतदान पदाधिकारी सबसे पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर पर लगे हुए अमिट स्याही, इंडेलेबल इंक की जांच करेंगे कि उसकी अंगुली पर स्याही लगा है या नहीं। यदि वो स्याही को तुरंत मिटा दिया है तो पुनः उसे आप कहेंगे कि जाइए स्याही लगवा के आइए, और आप वापस भेज देंगे P2 के पास। P2 से वो पुनः इंडेलेबल इंक लगवा कर आएगा, क्योंकि यदि उसकी अंगुली पर स्याही लगी होगी तो आगे वो किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। और स्याही लगने से यह भी पता चलता है कि उस मतदाता ने वोट कर चुका, वह अपना वोट डाल चुका है। अब तृतीय मतदान पदाधिकारी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के द्वारा जारी किए गए पर्ची को अपने पास जमा लेंगे। P3 जमा लेंगे पर्ची को। कौन सी पर्ची को? जो पर्ची P2 इशू किए हैं, मतदाता को P2 जो पर्ची दिए हैं उस पर्ची को P3 जमा लेंगे और उन पर्चियों का 50-50 की संख्या में बंडल बनाना इनका काम है। कि जब 50 की संख्या में पर्ची हो तो उस पर एक गार्डर या रबर बैंड लगा देंगे और इस प्रकार से 50-50 का बंडल बनाएंगे। अब कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन, कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से में चौकोर बैलेट बटन होता है। तो उस बैलेट बटन को दबाकर मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। आप बैलेट बटन दबा देंगे और मतदाता को कहेंगे कि जाइए वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट देने के लिए। एक बार में एक ही मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति प्रदान करना, ये आपका कार्य है। कि एक बार में ऐसा नहीं
कि एक साथ 2-3 मतदाता को भेज दिए, नहीं, एक बार में एक ही मतदाता जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में। तथा अपने स्थान से इस बात का भी ध्यान रखना कि मतदाता बिना मतदान किए मतदान कक्ष से बाहर न चला जाए। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे इस बात की भी तसल्ली करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं हो कि मतदाता बिना मतदान किए मतदान कक्ष से बाहर चला जाए। जैसे मान लेते हैं कोई अति वृद्ध व्यक्ति आया मतदान करने के लिए, जिसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है, और वो गया। हालांकि यदि उसे किसी की सहायता की जरूरत है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए एक फॉर्म भराता है, वह जमा करना पड़ता है, जो मतदाता साथी की सहायता से मतदान करता है। लेकिन यदि कोई मतदाता साथी की सहायता से नहीं कर रहा है और उसे मतदान करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और वह गया और बैलेट यूनिट में जो नीला बटन दबाना है वोट करने के लिए, वो नहीं दबा के वहीं बगल में जो सादा है वहाँ वो टच करके और सोचा कि वोट पड़ गया और वो बाहर जाने लगा, ऐसी परिस्थिति में आपके कंट्रोल यूनिट की लाल बत्ती जलती ही रहेगी। क्योंकि जब आप बैलेट यूनिट देते हैं, बैलेट का कमांड देते हैं, तो आपके कंट्रोल यूनिट में पहले से हरी बत्ती जल रही है, और जैसे ही आप बैलेट का कमांड देते हैं, हरी बत्ती के साथ साथ लाल बत्ती भी जल जाती है, और जब तक मतदाता वोट नहीं करता वो लाल बत्ती जलते ही रहती है। तो आप यदि देखें कि लाल बत्ती जल ही रहा है, लाल बत्ती बंद नहीं हुआ है, मतलब मतदाता का वोट नहीं हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मतदाता वोट नहीं किया, बिना वोट किए जा रहा है। या फिर वोट करने के बाद बीप की आवाज सुनाई पड़ती है, आपने आवाज भी नहीं सुना, तो इससे भी आपको तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, मतदाता वोट नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में आप मतदाता को पुनः कहेंगे कि आप जाइए और जाके वोट दे के आइए, आपका वोट नहीं पड़ा है। आप समझा देंगे, वहीं से आपके पास रहता है डमी पेपर कि जाइए और ऐसे वोट कीजिए। लेकिन आप किसी कैंडिडेट का नाम लेकर या चुनाव चिन्ह की चर्चा नहीं करेंगे, और किसी भी परिस्थिति में आपको या आपकी टीम में से किसी व्यक्ति को, यहां तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी वोटिंग कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है। तो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतदाता बिना वोट डाले, बिना मतदान किए उस कक्ष से बाहर न चला जाए। प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल पर, 2-2 घंटे के अंतराल पर, यदि मतदान प्रारंभ हुआ 7 बजे तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और पुनः मतदान समाप्ति के पश्चात, तो प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल पर डाले गए कुल मतों की गिनती टोटल बटन दबाकर चेक करना आपका कार्य है। कंट्रोल यूनिट के नीचे में ही होता है टोटल बटन। तो हर 2 घंटे के अंतराल पर टोटल बटन दबाकर कितना वोट पड़ा यह आप चेक कीजिएगा, उसे नोट कीजिएगा, और अपने पीठासीन पदाधिकारी अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर को समय समय पर आप यह बताते रहेंगे और उन्हें भी नोट करा देंगे। तो यह कार्य P3 का कार्य था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि P1, P2 एवं P3 के कार्य को आपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझा। आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और यदि आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि
जब भी मैं अपने इस चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। साथ ही अपने साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मतदान कराने के लिए बूथ पर जाने से पहले प्रत्येक मतदान कर्मी को इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हो और उन्हें मतदान कराने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी न हो। तो सभी मित्रों को मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।